नमस्कार। आज हम 17 जनवरी 2026 की कुछ सबसे दिलचस्प खबरों पर और उनके पीछे की कहानियों पर जरा गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ सवालों और जवाबों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये समझने का एक मौका है कि भारत में और दुनिया में क्या कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। इन खबरों की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहल से जिसका सीधा असर देश की आधी आबादी पर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण भारत में। तो मैंने आज ग्रामीण विकास से जुड़ी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल के बारे में पढ़ा, उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान। जी। इसका मकसद महिलाओं को खेती से आगे बढ़ने में मदद करना है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। जी, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल है। अच्छा। और ये सीधे तौर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब DNRLM के तहत आती है। इस अभियान की खास बात इसका पैमाना है। पैमाना? हाँ, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि जमीन पर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। नेटवर्क? किस तरह का नेटवर्क? इसे ऐसे समझिए कि पहले चरण में 500 अनुभवी महिलाओं को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा। ये वो महिलाएं होंगी जो खुद अपना कोई छोटा मोटा कारोबार चला रही हैं। फिर ये 500 लोग एक चेन रिएक्शन की तरह आगे 50 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। अरे वाह! और ये पूरा ढांचा स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के मौजूदा नेटवर्क पर खड़ा किया जा रहा है, जो पहले से ही काफी मजबूत है। मतलब? ज्ञान और अनुभव एक महिला से दूसरी महिला तक पहुंचेगा। ये सिर्फ सरकारी ट्रेनिंग जैसा नहीं है। और इसका फोकस खेती से हटकर दूसरे व्यवसायों पर रहना। हाँ, और यही इसकी सबसे अहम बात है। खेती पर निर्भरता कम करके महिलाओं को जैसे छोटी दुकान चलाना, अपना कोई क्राफ्ट का काम शुरू करने या फिर MSME लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। DNRLM, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, उसका मूल लक्ष्य हमेशा से गरीबी कम करना और स्थायी आय बनाना रहा है। ये अभियान उसी लक्ष्य को एक नई ऊर्जा दे रहा है। ये तो हुई आज की पीढ़ी को सशक्त बनाने की बात, लेकिन इसी के साथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी एक योजना चर्चा में है, NPS वात्सल्य योजना। जी। आजकल बच्चों के भविष्य के लिए निवेश के इतने सारे विकल्प हैं, तो ये योजना बाकी चाइल्ड प्लान से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। NPS वात्सल्य योजना, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, ये सिर्फ एक सेविंग्स स्कीम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बहुत छोटी उम्र से ही वित्तीय अनुशासन और बचत की आदत डालना है। अच्छा। और इसे PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण रेगुलेट करता है, जो इसे एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनाता है। तो इसे ऐसे समझें कि ये बच्चों के लिए एक तरह की डिजिटल गुल्लक है, लेकिन इस गुल्लक में रखे पैसे पर आपको बैंक से कहीं बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। बिल्कुल सही एनालॉग है। और इस गुल्लक की खास बात यह है कि आप सिर्फ 250 रुपए सालाना से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 250 रुपए से? हाँ, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। खाता बच्चे के नाम पर होता है, लेकिन 18 साल का होने तक उसे माता पिता या कानूनी अभिभावक चलाते हैं। और जरूरत पड़ने पर 3 साल बाद कुछ पैसा निकालने की सुविधा भी है, जो इसे काफी लचीला बनाती है। ये तो काफी अच्छा है। इसकी घोषणा 2024-25 के बजट में हुई थी और अब 2025 के लिए इसके नियम जारी हो चुके हैं। तो एक तरफ ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता और दूसरी तरफ बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा, ये दोनों ही जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव लाने वाली खबरें हैं। जी। अब जरा तकनीक की दुनिया में चलते हैं। आधार कार्ड हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उससे जुड़ी प्रक्रियाएं कई बार काफी उलझी हुई लगती हैं। हाँ, ये तो है। तो UIDAI ने इसे आसान बनाने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया है। हाँ, और इसका नाम है उदय। ये सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक AI पावर्ड चैटबॉट है। चैटबॉट? जी, इसका काम आधार से जुड़े आम सवालों के जवाब देना है, जैसे आधार कैसे अपडेट कराएं, नया कार्ड कैसे बनवाएं या बायोमेट्रिक लॉक कैसे करें। तो अब आधार से जुड़े सवालों के लिए हमें एक AI दोस्त मिल गया है। उम्मीद है ये सरकारी वेबसाइटों के चक्रव्यूह से बेहतर काम करेगा। उम्मीद तो यही है। इसे एक कम्युनिकेशन पार्टनर की तरह डिजाइन किया गया है, जो आसान भाषा में लोगों की मदद करे और आधार की सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ाए। और दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन केरल के अरुण गोकुल ने बनाया और उदय नाम भोपाल की रिया जैन ने दिया। अच्छा। यानी इसे बनाने में भी लोगों की भागीदारी रही है।
ये दिखाता है कि UIDAI, जो 2016 के आधार एक्ट के बाद एक वैधानिक निकाय बन गया, अब सिर्फ कार जारी करने वाली एजेंसी नहीं बल्कि एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी सोच रहा है। AI का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए, ये तो हुई डिजिटल तकनीक की बात। अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो हमारे सफर करने का तरीका बदल सकती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जी, ये हरियाणा में शुरू हो रही है। हम इलेक्ट्रिक ट्रेनों के बारे में तो सुनते हैं, ये हाइड्रोजन ट्रेन उनसे कैसे अलग और बेहतर है? देखिए, ये तकनीक एक गेम चेंजर है। ये ट्रेन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है। फ्यूल सेल? हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो ये ट्रेन अपनी बिजली खुद बनाती है। इसके अंदर हाइड्रोजन और हवा से ली गई ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे बिजली पैदा होती है और उसी से ट्रेन चलती है। और इसका बाय प्रोडक्ट? इस पूरी प्रक्रिया में धुएं की जगह सिर्फ पानी निकलता है। मतलब जीरो एमिशन। पर इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी तो प्रदूषण नहीं करती। कमाल की बात यही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाने के लिए पटरियों के ऊपर बिजली के तारों का एक पूरा जाल बिछाना पड़ता है, जो बहुत खर्चीला और मुश्किल काम है। हाँ, वो तो है। हाइड्रोजन ट्रेन को इन तारों की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि हम उन दूर दराज के रूट्स पर भी जीरो एमिशन ट्रेनें चला सकते हैं जहां बिजली के तार बिछाना संभव नहीं है। अच्छा। ये जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली 8 कोच की ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और एक बार हाइड्रोजन भरने पर 180 किलोमीटर तक जाएगी। ये रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का एक बड़ा कदम है। पानी की बात चली है तो जमीन पर पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे तकनीक और अच्छी योजना से सुलझाया जा रहा है। पुरी ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जी, अब वहाँ नलों से सीधे पीने लायक पानी मिल रहा है। जी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओडिशा का पुरी ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। पहला शहर? हाँ, यहाँ नल से पीने योग्य पानी का मतलब सिर्फ 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं है, बल्कि पानी की ऐसी क्वालिटी है जिसे आप बिना किसी फिल्टर या आरओ के सीधे पी सकते हैं। इसकी गुणवत्ता को BIS और WHO दोनों के मानकों पर परखा गया है। तो क्वालिटी की गारंटी सबसे अहम है, पर इसे बनाए रखना कितना मुश्किल होगा, खासकर पुरी जैसे शहर में जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। हाँ, सिस्टम पर दबाव तो बहुत ज्यादा रहता होगा। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इस सिस्टम की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि ये बढ़ते दबाव को कैसे झेलता है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होगी। लेकिन ये एक मॉडल जरूर बन गया है जो दिखाता है कि भारत में अब शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना बदल रहा है। मतलब अब सिर्फ उपलब्धता नहीं बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता पर जोर है। बिल्कुल। पुरी में हमने एक आधुनिक शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देखा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से खबर आ रही है जहाँ एक नए तरह के विकास की बात हो रही है। केई पन्योर जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ये बायो हैप्पी शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। बायो हैप्पी का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता सिर्फ टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि एक दूसरे को समृद्ध करने वाला हो। अच्छा, तो ये सिर्फ जंगल बचाने या पर्यावरण की सुरक्षा तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें और क्या शामिल है? क्या ये लोगों की जीवन शैली से भी जुड़ा है? बिल्कुल। इसमें जैविक खेती, स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि विकास से स्थानीय समुदाय की आर्थिक भलाई हो, ये सब शामिल है। मतलब जंगल के साथ खुशी से जीने का एक मॉडल आप कह सकती हैं। और ये खबर अकेले नहीं आती, अरुणाचल प्रदेश से ही दूसरी खबरें भी इसी दिशा की ओर इशारा करती हैं। जैसे सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों का मिलना, या फिर वहाँ के स्थानीय उत्पादों जैसे आदि केकिर यानी अदरक और वांचो क्राफ्ट को GI टैग मिलना। ये सब मिलकर अरुणाचल को एक ऐसे राज्य के तौर पर पेश करते हैं जो आधुनिक विकास और प्रकृति के सम्मान के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ये सच में एक नई सोच है। भारत जहां एक तरफ अपने शहरों और गांवों को बेहतर बना रहा है, वहीं वैश्विक मंच पर भी उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। इसी से जुड़ी एक खबर अंतरिक्ष से है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। यह अपोलो मिशन से कैसे अलग है जिसमें इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था? आर्टेमिस 2 अपोलो की विरासत को ही आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एक अलग अंदाज में। यह मिशन एक तरह से भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए एक जरूरी और सावधानी भरा कदम है। अच्छा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरेंगे नहीं,
बल्कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद का चक्कर लगाकर लगभग 10 दिनों बाद पृथ्वी पर लौट आएंगे। तो ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप कह सकते हैं ये मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS रॉकेट की ताकत और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को परखेगा। ये अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट में से एक है और इसे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे थे, वो एक मंजिल थी। आर्टेमिस मिशन उस मंजिल से आगे मंगल ग्रह तक पहुंचने के रास्ते का एक पड़ाव है। अंतरिक्ष में तो वैश्विक सहयोग होता ही है, लेकिन अंटार्कटिका जैसे बर्फीले महाद्वीप पर भी भारत एक नए देश के साथ मिलकर काम कर रहा है। जी, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान में UAE के शोधकर्ता भी शामिल हुए हैं। ये काफी अनोखा सहयोग है। ये बहुत ही खास है। UAE जो एक गर्म रेगिस्तानी देश है, उसके वैज्ञानिक भारत के मैत्री रिसर्च स्टेशन पर पहुंचे हैं। खलीफा विश्वविद्यालय के ये शोधकर्ता सिर्फ ध्रुवीय विज्ञान यानी पोलर साइंस का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनका मकसद क्या है? उनका एक बड़ा मकसद ग्रहों का अध्ययन, प्लैनेटरी स्टडीज भी है। अंटार्कटिका के कुछ हिस्से इतने ठंडे और सूखे हैं कि वहाँ का वातावरण काफी हद तक मंगल ग्रह जैसा है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मंगल पर भविष्य के मिशनों के लिए यहाँ रिसर्च करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह सहयोग दिखाता है कि भारत और UAE के रिश्ते सिर्फ व्यापार और कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब विज्ञान और खोज के नए क्षेत्रों तक फैल रही हैं। और जब हम भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, तो कपड़ा उद्योग का जिक्र जरूर आता है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री सम्मेलन हो रहा है। इसके लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2030 तक भारत को वैश्विक कपड़ा निर्माण का केंद्र बनाना। आंकड़े देखें तो इस उद्योग को $176 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि रोजगार के लिए भी बहुत अहम है। सही बात है। कृषि के बाद ये सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है, जिससे 4.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर और 6 करोड़ से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में नीतियां बनाने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। आखिर में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो सीमाओं की सुरक्षा करने वाली सेनाओं के प्रमुखों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जी, ITBP और BSF में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जी, एक साथ कई बदलाव हुए हैं। 1990 बैच के IPS अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक बनाया गया है। ITBP मतलब भारत चीन सीमा। हाँ, जो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। उन्होंने प्रवीण कुमार की जगह ली है, जिन्हें अब BSF यानी सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बना दिया गया है। अच्छा, तो प्रवीण कुमार अब BSF में है। उन्होंने वहाँ किसकी जगह ली? उन्होंने दलजीत सिंह चौधरी की जगह ली है। तो ये एक तरह का फेरबदल है। और BSF की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज से काफी महत्वपूर्ण है। सीमा सुरक्षा के अलावा देश के अंदर परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी ARB को भी नया अध्यक्ष मिला है। हाँ, AK बाला सुब्रमण्यन को ARB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके पास परमाणु सुरक्षा और प्लांट डिजाइन जैसे क्षेत्रों में लगभग 40 साल का अनुभव है। 40 साल का अनुभव। जी, ARB का काम भारत के सभी परमाणु संयंत्रों के लिए सुरक्षा नियम बनाना और उनकी निगरानी करना है। और ये जानना भी जरूरी है कि ARB एक वैधानिक निकाय है। इसका क्या मतलब है? वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी होने का मतलब है कि इसे संसद के एक कानून के तहत ताकत मिली है। ये इसे सरकारी दखल अंदाजी से काफी हद तक आजादी देता है, ताकि ये बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के वैज्ञानिक मानकों पर फैसले ले सके। जो कि परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील मामले में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के वित्तीय भविष्य, AI और क्लीन एनर्जी जैसी नई तकनीक, शहरी और इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषाओं से लेकर अंतरिक्ष और अंटार्कटिका में भारत की बढ़ती पहुंच तक कई अहम पहलुओं पर बात की। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे 17 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च की? Which bank launched India's first solar powered ATM van? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।